स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। तो पोला त्योहार के जम्मो झल्ला अब्बड़ बधाई। तो छत्तीसगढ़ में आज पोला का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। भादो महीना की अमावस्या के दिन मनाए जाने वाले इस त्योहार में खेती में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की पूजा होती है। साथ ही किसान परिवार मिट्टी से बने बैल, चक्की और दूसरे खिलौनों की पूजा करते हैं। पूजा के बाद मिट्टी और लकड़ी के ये खिलौने बच्चों को खेलने के लिए दिए जाते हैं। घरों में खुरमी, ठेठनी, चीला, अरसा और बोबरा जैसे पकवान बनाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन से ही किसानों के बोए धान के फसल गर्भ धारण करते हैं, यानी फसल में बीज का अंकुरण होता है। और यही वजह है कि पोला के दिन किसान पूजा तो घर में करते हैं लेकिन खेत नहीं जाते। ग्रामीण इलाकों में आज के दिन बैल दौड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है। रायपुर से लगे आसपास के गांव में पोला की धूप सुबह से ही नजर आ रही है। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह रायपुर के दौरे पर रहेंगे और अमित शाह को सीएम भूपेश बघेल ने आमंत्रित किया है। आपको बता दें आज तीजा पोला पर्व सीएम हाउस में मनाया जा रहा है और उसका न्योता उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को भी दिया है। दोपहर 2 बजे अमित शाह रायपुर पहुंचेंगे। एनआईए भवन के शुभारंभ में वो शामिल होंगे। बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की भी वो बड़ी बैठक लेने जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुस्तक विमोचन का भी कार्यक्रम है, उसमें भी वो शिरकत करेंगे, बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्माणाधीन कारम बांध में हुई लापरवाही के मामले में 8 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इससे पहले बांध निर्माण से जुड़ी 2 कंपनियों को ब्लैकलिस्टेड किया जा चुका है। निलंबित होने वाले अधिकारियों में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर पी जोशी, सब इंजीनियर विजय कुमार जत्था, सब इंजीनियर अशोक कुमार, सब इंजीनियर दशावंता सिसोदिया, सब इंजीनियर आर के श्रीवास्तव, चीफ इंजीनियर सीएस घटोले, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बीएल निनामा और एसडीओ वकार अहमद सिद्दीकी को निलंबित किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल के लिए। हमारे सहयोगी इस वक्त विवेक लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, आखिरकार 8 अधिकारियों के ऊपर गाज गिरी है, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट कुछ दिन पहले पेश की गई थी, माना जा सकता है कि इसके बाद और भी लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त एक्शन लिया है और इस एक्शन के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि कारम बांध को लेकर लगातार सरकार के ऊपर आरोप लग रहे थे। विपक्ष लगातार हमलावर था और कल भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी सवाल उठाए थे। और उसके बाद जो इंजीनियर है जिन्होंने इस पूरे निर्माण कार्य से लेके इस बांध की अनियमितता तक जितनी लापरवाही की है, उन सब दोषियों को कल एक साथ सस्पेंड कर दिया गया, जिसमें कई ऐसे अधिकारी भी शामिल हैं जिनको लगातार वहाँ के जो विसिल ब्लोअर है, वहाँ के जो लोग हैं, वो लगातार सूचना दे रहे थे, मैं सबूत सूचना दे रहे थे। उसके बावजूद जो है वो इस बात को लेकर अनदेखी कर रहे थे। लेकिन बाद में उसी अनदेखी का नतीजा ये रहा कि कारम बांध जो है वो लीकेज हुआ और उसके बाद एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने थी उस बांध को जो है से पानी निकालना और वहाँ की जनता को जनहानि न हो, इस तरह की स्थिति से निर्मित न हो, उससे बचाना। लेकिन सरकार की बहुत किरकिरी हुई इस पूरे मामले में। सरकार को काफ़ी जो है जवाब देने पड़े, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कई बार प्रधानमंत्री को पूरी वस्तुस्थिति से स्पष्ट कराना पड़ा कि आखिर कब तक इसका पानी निकलेगा, कैसे निकलेगा, क्योंकि 18 से अधिक गाँव उस पानी से जो है प्रभावित हो सकते थे। यदि तेज गति से पानी निकलता, बांध फूटता, तो 18 से अधिक गांव जो है वो अस्तित्वहीन हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में इस बांध के जो दोषी है उन पर जो है कल सख्त एक्शन लिया है, जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक जो इंजीनियरिंग अमला है वो सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कल कि अभी तो सिर्फ जो है ये अमले को सस्पेंड किया गया है, जांच रिपोर्ट जैसी ही उनके पास आएगी और उसमें भी यदि कोई दोषी पाया जाता है तो निश्चित तौर पर उन पर भी कार्रवाई होगी। कंपनी को पहले ही ब्लैकलिस्टेड कर दिया है और कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करने के बाद ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है जिसमें 8 इंजीनियरों को सस्पेंड किया गया।
आपसे ये भी समझना चाहेंगे विवेक कि जिस तरह से जांच रिपोर्ट पेश हुई, लगातार कांग्रेस ने काफी तीखा प्रहार किया बीजेपी के ऊपर, तो क्या ये समझा जाए कि उन्हीं लोगों को शांत करने के लिए पहले तौर पर 8 अधिकारियों को तो यहां से निलंबित कर दिया गया है कि बाद में अब और भी अगर मंत्री या फिर विधायक संलिप्त पाए जाएंगे तो उनके ऊपर भी क्या गाज गिर सकती है? देखिए, ये पूरा मामला जो है अनियमितता का है और निर्माण कार्य की अनियमितता का मामला है। कंपनी जब बांध को बना रही थी तब जो है वहाँ के जिम्मेदार अधिकारी जो है उस दौरान जो है क्या कर रहे थे, ये पूरा मामला जो है अनदेखी का भी है। उस दौरान जब बांध का निर्माण होता है तो इंजीनियर की जिम्मेदारी होती है, वहाँ के संबंधित इंजीनियरों की जिम्मेदारी होती है, जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि आखिर निर्माण किस तरह होता है, उसकी गुणवत्ता कैसी है। इन तमाम पहलुओं को अनदेखी करके जो है निर्माण हुआ। यदि इनकी अनदेखी नहीं होती तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। सरकार की किरकिरी इस बात को लेकर हुई है कि आखिर इन जो व्यक्ति है वहां के, उन्होंने बार बार शिकायत की। यहां तक कि जो एक विसिल ब्लोअर सामने आए, उन्होंने तो मैं सबूत ये बात कही है कि मैंने बार बार जो अधिकारियों को कहा कि बांध की गुणवत्ता जो है खराब है, वो निर्माण कार्य जो है वहां पर गुणवत्ताहीन हो रहा है, इससे कभी भी बड़ा नुकसान हो सकता है। उसके बावजूद अधिकारियों ने उसको उल्टा डांट कर फटकार कर भगा दिया। तो ये निश्चित तौर पर सबूत जो शिकायत की गई उसकी अनदेखी करना और उसके बाद ऐसी स्थिति निर्मित होना, सरकार की किरकिरी होना। और आने वाले कुछ दिनों बाद जो है मध्य प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में सरकार जो है विपक्ष के निशाने पर आ सकती है और यही कारण है कि ये दूसरी बड़ी कार्रवाई सरकार ने की है। और अभी जांच रिपोर्ट जो अध्ययन दल ने जांच रिपोर्ट बनाई है, वो जैसे ही मुख्यमंत्री के हाथ पहुंचेगी तत्काल जो है मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो यदि इसमें भी कोई दोषी होता है तो तत्काल इस पर कार्रवाई करेंगे। हालांकि पूरे मामले में सरकार की तरफ से शुरू से ये कहा जा रहा है कि ये बांध जो है निर्माणाधीन था और ये फूटा नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि बांध फूटा नहीं है, इसको 2 तरफ से चैनल बनाकर पानी निकाला गया है। विवेक, भले कहा जा रहा है कि डैम फूटा नहीं है, समय रहते ही उसे बचा लिया गया, लेकिन इसके बाद भी 18 गांव के जो परिवार थे उन्हें काफी जद्दोजहद करनी पड़ी, उनके घर डूब गए, फसल बर्बाद हो गई। उसका भी देखते हैं मुआवजा कब तक मिल पाता है और आगे किन किन के ऊपर गाज गिरती है। आप भी नजर बना के रखिएगा, बेहद गंभीर ये मामला रहा है। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। प्रदेश के चंबल अंचल में बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया है। चंबल नदी उफान पर है और इसके कारण मुरैना के सैकड़ों गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं और ऐसे में आलम यह है कि ग्रामीण अपने घरों की छत पर रहने को मजबूर है। वहीं हमारे संवाददाता सत्येंद्र सिंह तोमर ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया, देखिए। लगातार चंबल नदी की बात की जाए तो बिल्कुल भयावह स्थिति बनी हुई है। हम पहुंचे हैं चंबल नदी के गांव में, जहां पर आपको दिखा सकता हूं कि किस तरीके से लोगों ने जो मकान है, घर है, बिल्कुल पूर्ण रूप से भर गए हैं। मैं कुछ एक घर भी दिखाना चाहूंगा जिस तरीके से ये घर है, ये पूरा बिल्कुल पूर्ण रूप से भर चुका है। घर के जो लोग हैं उन्होंने अपना सामान जो छतों पर रख रखा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं कि अम्मा ये घर किसका है, किस तरीके से पूरी आपको कैसे पता चल पाया कि बाढ़ कब आई, क्या स्थिति रही? 3 दिन आएगी बाढ़, भूखे प्यासे डरे सब पूरे गांव में आ चुकी है। भैया किस तरीके का नुकसान हुआ है? भैया सभी पूरा सामान था, पूरा सामान चला गया, ना तो भैंसों का पता कि कहाँ है कहाँ नहीं। एकदम रात में आई थी, ना प्रशासन ने बताया कि रात में पानी आएगा, जान बचा के चौकी पे चले गए। 3 दिन हो गए, पूरा सामान चला गया। किस तरीके की परेशानी आ रही है? आप घरों की छतों पर बैठी हुई हैं, कैसे गुजारा? छत पे बैठे कुछ सामान माने की माता के खा रही है, सुबह गए भैंस भाई गए कुछ ना नहीं मॉर्निंग में हमारी चौकी तो भूखी मर रहे हैं। तो ये नेशनल हाईवे से लगा हुआ गांव है, उस गांव में भी व्यवस्था नहीं है, तो अन्य गांव में क्या व्यवस्था रही होंगी? सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24 मुरैना। राजधानी भोपाल की लाइफलाइन और सुंदरता में 4 चांद लगाने वाले बड़ा तालाब की सैर करने वाले क्रूज लेक प्रिंसेस पिछले दिनों तेज बारिश और लहरों में डूब गया था, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। इस क्रूज को हैदराबाद और कोच्चि के इंजीनियरों की टीम ने बाहर निकाला। 17 टन वजन वाले लेक प्रिंसेस को पानी से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए विशाखापट्टनम से साल्वेजिंग बैलून मंगवाए गए थे और इसकी मदद से क्रूज को बाहर निकाला गया। वहीं क्रूज के कैप्टन दयाशंकर मिश्रा ने बताया कि क्रूज के ज्यादातर उपकरण ठीक हैं, ऐसे में 10 दिनों के बाद इसे फिर से झील में उतारा जाएगा। बहुत तूफान आया था जिसके वजह से पीछे से पानी भर गया था, क्रूज यहाँ रुक गई थी। अभी आप देख रहे हैं क्रूज फ्लोट हो रहा है, क्रूज अब हम किनारे ले रहे हैं, सुरक्षित है क्रूज, कोई दिक्कत नहीं।
मध्य प्रदेश का वेदर अपडेट आपको बता दें, मध्य प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। रीवा संभाग में भारी बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। माना जा रहा है कि इन जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिर सकती है। मौसम विभाग ने इसके लिए बाकायदा अलर्ट भी जारी कर दिया है। बड़ी खबर आपको सीहोर से बता दें, नसरुल्लागंज की अंबर नदी में एक कार गिर गई है। बताया जा रहा है कि कार के साथ ही नदी में पति पत्नी भी गिर गए। लोगों ने पति को तो सुरक्षित निकाल लिया है, लेकिन महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। एसडीओपी आकाश अमलकर रेस्क्यू में मौजूद रहे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारी सहयोगी कवि छोकर, जिस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। कवि, किस तरह से यह हादसा हुआ? देखिए, जो हादसा है नसरुल्लागंज की नंदगांव अंबर नदी का मामला है। यहाँ पर देर रात टवेरा से पति पत्नी दोनों अपने घर के लिए वापस जाए तो उस समय अचानक इनकी गाड़ी जो है एक गड्ढे में जा गिरी, जिसके कारण ये गाड़ी अनियंत्रित होकर सीधी नदी में जा गिरी। पति ने तो कूदकर अपनी जान बचा ली है, पर वहीं पत्नी जो थी वो टवेरा गाड़ी में काफी देर तक फंसी रही। इसके बाद 2 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। इसके चलते पत्नी की मौत हो गई। पत्नी की मौत के बाद उसकी डेड बॉडी को 2 घंटे बाद रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला है और पीएम के लिए भेज दिया है। जी, अभी पति की स्थिति कैसी है सीहोर? देखिए, पति की स्थिति सामान्य है, पति ठीक है, पर पत्नी की तो घटना से पति मौत हो गई है। वहीं वो अपने पीछे का बड़ा परिवार छोड़ गए हैं और दुखद घटना है कि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो काफी परेशान हैं। जी, शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए कवि। एक और हादसा हटा में सामने आया, जहां पर अनियंत्रित होकर श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो पलट गई है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 8 लोग घायल हो गए हैं। कलकुआ घाटी के पास यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग अमावस्या स्नान के लिए जा रहे थे और तभी इनकी बोलेरो हादसे का शिकार हो गई। 8 श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। देर रात यह हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो पलट गई और खबर यह है कि 8 लोग घायल हो गए हैं। अमावस्या के स्नान के लिए सभी लोग जा रहे थे और उसी दौरान यह हादसे का शिकार हुए। मंदसौर की निजी यात्री बस हिमाचल के ऊना जिले के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गई और हादसे में करीब 28 यात्री जख्मी हुए हैं और इनका इलाज जारी है। जिले की एक निजी यात्री बस नारगढ़ थाना क्षेत्र से करीब 34 लोगों को लेकर बीते 18 अगस्त को हरिद्वार दर्शन के लिए गई हुई थी। वहीं बस अचानक अनियंत्रित होकर के गिर गई और इसमें 28 यात्री जख्मी हो गए हैं। अधिकांश यात्रियों को हल्की चोट आई है, जबकि 4 यात्री गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। सभी यात्रियों को अंबा तहसील के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। इधर मंदसौर जिला प्रशासन ने हिमाचल प्रशासन से बात की है, साथ ही सभी यात्रियों को वापस लाने की व्यवस्था की जा रही है। चिंतापूर्णी मंदिर जो है, जो कि हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में है, वहाँ दर्शनार्थ गए थे। बस वहाँ पलट गई। 34 यात्री थे बस में, जिसमें से 28 लोगों को चोटें लगी। तब कोई खतरे में नहीं है, किसी इतना गहरा चोट किसी को नहीं है कि हम उनके जीवन को लेकर चिंता करें। सभी स्वस्थ हैं, बातचीत कर रहे हैं, ठीक ठाक हैं। मेरी जो डिप्टी कमिश्नर ऊना से बातचीत हुई तो मैंने उनसे आग्रह किया कि अब इनको वापस भेजने का इंतजाम किया जाए। इस बीच बड़ी खबर आपको बैतूल से बता दें, दर्दनाक खबर, डूबने से 2 मासूम भाइयों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि खेत में जो स्टॉप डैम बना हुआ था उसमें दोनों ही भाई नहाने के लिए गए थे। पुलिस की मदद से दोनों बच्चों के शव को निकाल लिया गया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी नंद किशोर से। नंद किशोर, दर्दनाक हादसा सामने आया है बैतूल में, कैसे ये हादसा हुआ? देखिए, हम आपको बता दें कि दोनों भाई बैलों को लेकर के, जो पोला पर्व को लेकर के ग्रामीण अंचलों में बैलों को लेकर के नहलाने के लिए सभी लोग जाते हैं। इसी के तहत ये दोनों भाई भी बैलों को लेकर के अपनी दादी के साथ गए थे। तभी नहाते समय दोनों भाई डूब गए, जिसकी वजह से इन दोनों की मौत हो गई। कहीं ना कहीं दुखद हादसा है। परिजन को इस ओर ध्यान देना था, लेकिन शायद दादी दोनों बच्चों की ओर ध्यान नहीं दे पाई, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पीएम करवाने के बाद दोनों बच्चों के शव परिजनों को सौंप दिए हैं। जी, शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए और हमारी भी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान की मॉर्निंग मीटिंग एक बार फिर शुरू हो गई है और आज सीएम शिवराज सिंह चौहान पन्ना जिले के अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। पन्ना कलेक्टर के साथ ही जिले के एसपी भी यहां पर मौजूद हैं। तमाम ऑफिसर्स भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से मॉर्निंग मैराथन मीटिंग कर रहे हैं। आपको बता दें, आज पन्ना जिले के अधिकारियों से बातचीत वो कर रहे हैं। कल भी उन्होंने
अलग अलग जिलों के अधिकारियों से और कलेक्टर एसपी से बातचीत की थी और अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए थे कि अगर अच्छा काम होगा तो मैं तारीफ भी करूंगा, नहीं तो मेरा साथ नहीं मिलेगा, मैं बख्शूंगा नहीं। और आज सुबह एक बार फिर से सीएम शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं और आज पन्ना जिले की मीटिंग हो रही है। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। दोपहर करीब 2:30 बजे इंदौर से वाराणसी के लिए रवाना होंगे। दोपहर 3:30 बजे मिर्जापुर पहुंचेंगे और सपरिवार विंध्यवासिनी मां के दर्शन करेंगे और शाम 7 बजे मिर्जापुर से वापस वाराणसी लौटेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान काशी विश्वनाथ में भी आज दर्शन करेंगे। तो आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान, अलग अलग मंदिरों के दर्शन करेंगे, मिर्जापुर की मां विंध्यवासिनी के दर्शन करेंगे और उसके बाद काशी विश्वनाथ भी जाएंगे। अखिल भारतीय महापौर परिषद का 2 दिनी राष्ट्रीय अधिवेशन आज से रायपुर में होने जा रहा है और उसमें लगभग 100 शहरों के महापौर शामिल हो गए। नगर निगम की शक्ति बढ़ाने, महापौरों की चुनाव की प्रक्रिया में एक रूपता लाने, नगर निगम के आयुक्त के लिए अलग कैडर बनाने जैसे जरूरी मुद्दों पर राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान चर्चा होगी। अखिल भारतीय महापौर परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन जैन ने बताया कि सम्मेलन में जो चर्चा होगी और फैसला लिया जाएगा उसे केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाएगा। सुबह 10:30 बजे से यह अधिवेशन शुरू होगा और इसमें देश भर के अलग अलग हिस्सों से महापौर के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जिनका स्वागत एयरपोर्ट से लेकर होटल तक पारंपरिक लोक नृत्य और गाजे बाजे के साथ किया जा रहा है। अंबिकापुर में एक बार फिर IBC 24 का असर देखने को मिला है। आपको बता दें, मैनपाट में दिनों दिन बढ़ते हाथियों के उत्पात और उससे हो रही ग्रामीणों की समस्या को IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाया। IBC 24 पर खबर दिखाने के बाद स्थानीय प्रशासन और वन अमले ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। वन अमले ने हाथी प्रभावित क्षेत्र में अपनी ड्यूटी और हाथियों की निगरानी करने के साथ ही हाथी पीड़ित ग्रामीणों को मुआवजा देते हुए राहत पहुंचाना शुरू कर दिया है। उधर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने मैनपाट के हाथी प्रभावित क्षेत्र का दौरा करते हुए हाथी पीड़ित ग्रामीणों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं भी सुनी। भगत ने उनके नुकसान का जायजा लिया और ग्रामीणों को आर्थिक मदद भी दी। इस दौरान भगत ने प्रशासनिक अफसरों को ग्रामीणों की हर संभव मदद के निर्देश दिए। अंबिकापुर में पादप बोर्ड ने वैद्य सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें देश में इलाज कराने वाले कई वैद्य शामिल हुए। आपको बता दें, सम्मेलन का मकसद है कैसे आसपास मौजूद जड़ी बूटियों के जरिए न सिर्फ गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाए, बल्कि जड़ी बूटियों के संवर्धन और इसके विकास से लुप्त होती प्रजातियों को संरक्षित भी किया जाए। इस दौरान सम्मेलन में शामिल वैद्य ने बताया कि एलोपैथिक दवाएं बीमारियों को जड़ से खत्म नहीं करती, बल्कि उन्हें दबा देती है और इस कारण बीमारियों के बार बार होने का खतरा बना रहता है, जबकि देसी जड़ी बूटियों के जरिए इनका जड़ से निदान संभव है। कार्यक्रम में शामिल हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने भी कहा कि सम्मेलन के जरिए कई ऐसे व्यक्तियों को आगे लाने की कोशिश की गई है जो पारंपरिक जड़ी बूटियों को न सिर्फ पहचान बल्कि उनको बेहतर तरीके से रखते हैं, बल्कि उनके उपयोग की विधि भी उन्हें मालूम है। अनियमित खान पान है जिसका हिस्सा है, उससे अपचन और उसी खाने से ये सब अल्कोहल चीज़ और एसिड की मात्रा बनती है। इससे ब्लड में यूरिक एसिड मात्रा बढ़ जाती है, जिससे लोगों के जोड़ों में सूजन आने लगता है, हर जोड़ में दर्द होने लगता है। उसका हम लोग इलाज जो है आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से करते हैं। ये जो वनौषधि हैं या जड़ी बूटी है, इनसे बहुत जल्दी मरीजों को लाभ मिल जाती है। परंपरागत ज्ञान, सैकड़ों साल का ज्ञान, जिस औषधि के उपयोग से लगातार राहत मिलती रहती है, वो हमारे पास धरोहर के रूप में विद्यमान है। तो ये दोनों पद्धतियां हैं जो बेहतर मानव सेवा के लिए, उपचार के लिए उपयोग करने की आवश्यकता है। और इसी के साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का खास बुलेटिन हमर वाणी हमर गोठ, मेरी सहयोगी अमृता शर्मा के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।